Good morning. Today is 21st of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, रामनाथ कोविंद जी हमारे अगले राष्ट्रपति होंगे। तो प्रेसिडेंट के रोल के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा की गई है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है, एचपीसीएल और ओएनजीसी का मर्जर होने जा रहा है, तो क्या फायदे होंगे इस मर्जर के और क्या चैलेंजेस हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सेंसस में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट उस डेटा को पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं करती। तो जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि क्यों आवश्यकता है कि गवर्नमेंट इस तरह के डेटा को पब्लिक डोमेन में रिलीज करे। तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस आर्टिकल पे भी। नीचे का आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन के बीच में कैसे बैलेंस स्थापित किया जाए। फ्राइडे है तो हर तरह के व्यू डिस्कस किए गए हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। नीचे का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। रिसेंट में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि वो अलग से अपना फ्लैग अडॉप्ट करेंगे, झंडा अपनाएंगे अलग से। तो क्या यह देश के लिए ये जो डिसीजन है कर्नाटका गवर्नमेंट का वो सही है? क्या इससे सिसेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं आएगी आगे चलकर? तो उन सभी इश्यूज पर चर्चा करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है यहां से। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल रात से हमारी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो कंपनी होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसने कहा कि आपकी जो होस्टिंग डोमेन लॉगिन है वहां पे किसी ने इनडायरेक्ट रूट से एक्सेस करने की कोशिश करी उसको। तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, साइबर अटैक, हैकिंग अटैक, कुछ भी नाम इसे दे सकते हैं आप। लगता है कि हम ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और कोई तो इससे खुश नहीं है। चलो खैर ये सब बातें छोड़िए, वो अभी ठीक हो जाएगी, वेबसाइट तो 1-2 घंटे की बात है। लेकिन मीनवाइल अगर जो लोग आंसर्स लिखना चाहते हैं तो वो अपने आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं फेसबुक OnlyIS02 यहाँ पे। ये उनके लिए है जो डेडिकेटेड रूप से पहले दिन से ही अपने आंसर्स लिख रहे हैं। बाधाएं तो देखिए आती जाती रहेंगी, लेकिन जो हमने डिसाइड किया है उससे तो हम अब पीछे हटने वाले हैं नहीं। शुरुआत करते हैं। रामनाथ कोविंद जी हमारे अगले राष्ट्रपति होंगे, 14वें राष्ट्रपति हमारे देश के ये होंगे। इनके ऊपर में काफ़ी दारोमदार है। जो हमारे संविधान की स्पिरिट है उसको बचा के रखना है इनको, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशंस है उनको भी सहेज के रखना है। इनके पास में एक्सपीरियंस भी है, गवर्नर के तौर पे काम किया है इन्होंने, पहले बिहार के ये गवर्नर थे। और काफ़ी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें सिमिलरिटीज़ हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट में। इवन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में भी उतनी सिमिलरिटीज़ नहीं है जितनी गवर्नर और प्रेसिडेंट के रोल के अंदर में है। अब जो हमारे अलग अलग राष्ट्रपति हुए, जैसे वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, इन्होंने अलग अलग रोल अपनाया। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में, वो ये होती है अगर इलेक्शंस हुए और उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 545 लोकसभा की सीट्स हैं, 272 के लिए मेजोरिटी चाहिए, लेकिन किसी को, पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो कौन सरकार बनाएगा? कन्वेंशन तो ये है कि जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब अलग अलग प्रेसिडेंट ने अलग अलग तरीके से इस बात को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। जैसे R वेंकट रमन और जो शंकर दयाल शर्मा थे, उन्होंने तो यही तरीका अपनाया कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स थी उस पार्टी के लीडर को बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन जो KR नारायणन थे, उन्होंने पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बननी थी, तो उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी के पास में नंबर्स भी हैं या नहीं हैं। जब सुनिश्चित उनको हो गया कि वो सरकार बना पाने में सक्षम है, उनके पास में नंबर्स हैं, तभी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो काइंड ऑफ ये चीज़ है कि किस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशन में रह के उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के हिसाब से अपना रोल निभाते हैं। अब काफ़ी सारे और भी इश्यूज़ हैं, जैसे प्रीलिम में लक्ष्मीकांत की बुक में हम पढ़ते हैं काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट की, जैसे SC/ST कमीशन का गठन करना, फाइनेंस कमीशन का गठन करना और ऑर्डिनेंस पास करना, इंटर स्टेट काउंसिल का कोई गठन करना। इस प्रकार से काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट की। प्राइम मिनिस्टर को यही अपॉइंट करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी जो बॉडीज़ हैं, जैसे कैग हो गया और जो ये हो गए हमारे काइंड ऑफ जैसे अटॉर्नी जनरल हो गए, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रोल है प्रेसिडेंट का, लेकिन किस प्रकार से वो काम करते हैं वो डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे। आपको मैं और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं जो कि इस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन अलग से समझाता हूं। देखिए, अब कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, और वो डिसीजन जो होता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और इसलिए ये प्रेसिडेंट पे कई बार काफ़ी डिपेंड करता है। 1998 का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
1998 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया बिहार के अंदर में और फाइल भेजी गई प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, फाइल को लौटा दिया। तो फाइल को लौटा दिया तो काइंड ऑफ एक ये मोरालिटी होगी गवर्नमेंट की कि देखिए अगर प्रेसिडेंट ने फाइल को लौटाया तो कुछ ना कुछ इसमें गलत है। तो मीडिया में जब ये बात आ जाती है तो गवर्नमेंट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वैसे तो इनके पास में जो वीटो यूज होती हैं वो नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 74 शायद है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। वो अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन एड एंड एडवाइस से वो काम करते हैं। अब पहले क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब राजेंद्र प्रसाद थे, तब इस तरह की बातें थी वो एक प्रकार से फॉर्मलाइज नहीं हुई थी। तो ये केस कोर्ट में भी गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था जवाहरलाल नेहरू को उस समय में कि क्या आप सिर्फ रबर स्टैंप प्रेसिडेंट चाहते हो? तो नेहरू ने कहा कि जी हाँ, मैं नहीं चाहता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह से लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट का रोल होगा वो एक रबर स्टैंप की तरह होगा, वो स्टेट के हेड होंगे। और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे जजमेंट दिया कि प्रेसिडेंट का रोल एक रबर स्टैंप की तरह होगा। आगे जाके अमेंडमेंट भी हुई और 74 आर्टिकल में अब साफ साफ लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से काम करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट रूट से अब देखिए, जैसे प्रेसिडेंट अगर किसी फाइल को रिकंसिडर के लिए भेजते हैं तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि मोरल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है और मीडिया प्रेशर क्रिएट करती है, सिविल सोसाइटीज प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो गवर्नमेंट आमतौर पे ऐसा डिसीजन लेते नहीं है, और कई बार अगर लेती है तो काइंड ऑफ फिर डेमोक्रेसी है, आगे जाके वोट भी लेने हैं गवर्नमेंट को। तो ये काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। और वे फॉरवर्ड में क्या है, एक जो आर्टिकल नंबर 356 भी हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट रूल के लिए अगर फाइल भेजी जाती है तो प्रेसिडेंट को ये इंश्योर करना होगा किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है तो वो सही है या गलत है। और बाद में कोर्ट्स तो अपना काम देखती हैं, लेकिन इनको भी अपना काम करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, पेपर 2 का ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको प्रेसिडेंट के रोल को डिस्कस करना है और क्या उनका रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में। तो आंसर आप दे सकते हो, अभी वेबसाइट भी ठीक हो जाएगी 1-2 घंटे में। वैसे यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हो, facebook.com/onlyis02। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल मर्जर हो रहा है एचपीसीएल का ओएनजीसी के अंदर में। यहाँ पे देखिए, यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, एचपीएससी के जो स्टेक्स हैं वो बेच दिए जाएंगे ओएनजीसी को। तो इसके बाद में क्या होगा, ओएनजीसी एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो रिटेल आउटलेट्स हैं और रिफाइनिंग की फैसिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकेगा। ऐसा जो संकेत है गवर्नमेंट ने पहले ही दे दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट की स्पीच में कहा था कि जल्द ही मर्जर होने वाला है दोनों कंपनीज का, यानी लेकिन एचपीसीएल को मर्ज किया जाएगा ओएनजीसी के अंदर में, ये याद रखिएगा। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस काफ़ी हैं। देखिए, अगर बड़ी कंपनी होगी तो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकेगी बाकी देशों की जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे, और जो स्केल इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। और ऑयल प्राइसेस के जो शॉक्स आते हैं, यानी कई बार वोलेटिलिटी काफ़ी रहती है ऑयल प्राइसेस में, उसको भी ये बड़ी कंपनी जो एचपीसीएल को मर्ज किया जाएगा ओएनजीसी के अंदर में आसानी से उन ऑयल प्राइसेस को एब्जॉर्ब कर सकेगी, अगर ज़्यादा होता है तो भी, अगर कम होता है तो भी। और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट अपने 51% जो स्टेक्स है वो बेच रहा है ओएनजीसी को, यानी एचपीसीएल जो कंपनी है उसके अंदर में गवर्नमेंट के 51% स्टेक्स थे। अब गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को बेच रही है ओएनजीसी को। वैसे इनडायरेक्टली है तो ओएनजीसी भी गवर्नमेंट की, लेकिन पीएसयू है, पीएसयू में तो पब्लिक हिस्सेदारी भी हो जाती है, कंपनी हो जाती है काइंड ऑफ ये, क्योंकि जो पीएसयू की जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में भी। तो अब क्या है, लेकिन अब कैसे गवर्नमेंट चलाती है, कैसे ऑपरेट करती है पीएसयूज को, देखिए जो डायरेक्टर्स होते हैं जो पीएसयूज के, उनको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अगर बोर्ड है तो भी उसमें गवर्नमेंट की काफ़ी दखलंदाजी रहती है क्योंकि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं। तो एक तो फायदा ये होगा ज़्यादा कि गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ मिल जाएंगे इस डिसइन्वेस्टमेंट से, और गवर्नमेंट इस पैसे को यूज कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। और अगर ये डिसीजन सही साबित होता है कि तो और भी जो कैबिनेट है काफ़ी सारे दूसरे डिसीजंस ले सकती है। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज जो काफ़ी ज़्यादा और भी कंपनीज हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए और बड़ी कंपनीज के अंदर में मर्ज किया जाए। तो काइंड ऑफ एक ये देखेंगे, मॉनिटर करेंगे किस प्रकार से ये मर्जर ने काम किया है, क्या फ़ायदे नुकसान हुए हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो हैं कि ओएनजीसी के पास में कैश कैसे आएगा इतना ज़्यादा एचपीसीएल गवर्नमेंट के जो स्टेक्स हैं एचपीसीएल के अंदर में उसको खरीदने के लिए। दूसरा, पहले भी मर्जर हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का 2007 में मर्जर हुआ था, लेकिन कोई खास फायदा इससे हो नहीं सका था। तो ये भी देखना होगा क्या वास्तव में इस तरह के मर्जर से गवर्नमेंट को फायदा होता है या नहीं होता है।
और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट से सामने आया था कि जो ओएनजीसी का कैपिटल एलोकेशन है, यानी कहाँ कहाँ पे ये पैसा खर्चा करते हैं, वो सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं जिस हिसाब से ये अपने पैसे को यूज़ करते हैं। और ओएनजीसी का इसी वजह से जो प्रॉफिट है पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा है। वे फॉरवर्ड में क्या है, एचपीसीएल का वर्क कल्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा है ओएनजीसी से। तो ये देखना है क्या जो ओएनजीसी है वो एचपीसीएल के जो अभी जो अच्छा वर्क कल्चर है क्या उसको डाइल्यूट कर देगा, या फिर उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ओएनजीसी को। यानी या तो ओएनजीसी क्या कर सकता है, अच्छी चीज़ें सीख सकता है एचपीसीएल से, या फिर एचपीसीएल को भी स्पॉइल कर सकता है। जो गंदी चीज़ें हैं अभी ओएनजीसी के अंदर में वो एचपीसीएल के अंदर में भी आ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान से गवर्नमेंट को देखना होगा और बेसिक रूल्स जो है बिजनेस के वो जरूर फॉलो करना होगा, तभी जाके जो ये मर्जर है वो सफल हो सकता है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। हमारे में और जो एनिमल्स हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो लैंग्वेजेस का भी है। लैंग्वेजेस यानी देखिए हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि कम्युनिकेट तो देखिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे अंदर में है, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे से हमारे अंदर में हो सकता है, यही चीज़ हमें अलग बनाती है एनिमल से। और ये गॉड का गिफ्ट नहीं है, नेचर का गिफ्ट नहीं है, ऐसा ये कहते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा। ये कहते हैं ये कल्चरल गिफ्ट है। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद में डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज को इवॉल्व करती हैं, और इससे काफ़ी सालों के बाद में लैंग्वेज का निर्माण होता है। और ये उस कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लैंग्वेज को सहेज रख सके, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उस लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ताकि आने वाली जनरेशंस भी उस लैंग्वेज का लाभ उठा सके। तो शुरू में ये कहते हैं इंट्रोडक्शन में आगे जाके कहते हैं कि देखिए कि इवन यूनेस्को ने भी शामिल किया है लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का जो इनका एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक प्रकार से साइन भी किया है और एग्रीमेंट में अपनी कमिटमेंट भी दी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन है, अब आर्टिकल कहता है इंफॉर्मेशन जो है लैंग्वेज डेटा से रिलेटेड वो पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज की जाती। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती है कि 2011 का जो डेटा है कि कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारे देश में, उसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और जो लैंग्वेज जो है वो कितना सेंसिटिव इशू है उसका पता हम लगा सकते हैं कॉलोनियल टाइम से ही। वहाँ पे लैंग्वेज का इशू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिशर्स इसे हमेशा काफ़ी सेंसिटिव मानते थे और इससे बार बार लैंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो जाती थी। आज ये इशू आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर में, लेकिन इस इशू को आज ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आगे जाके क्या है, और ये कोई नया फेनोमेनन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2011 के सेंसस का डेटा नहीं रिलीज किया गया हो। इवन ये जो चीज़ चली आ रही है वो 1970s से चली आ रही है। लास्ट जो डेटा अच्छे से रिलीज किया गया था वो 1961 में किया गया था। उसमें पाया गया था कि हमारे देश में 1652 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तो डुप्लीकेशन होगा, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे नंबर माने तो कम से कम 1100 लैंग्वेजेस तो हमारे देश में बोली जाती हैं। 1971 में क्या हुआ, 1971 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस को काउंट किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस का सर्वे किया जाएगा जिसे 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो इससे तो क्या हुआ, काफ़ी कम लैंग्वेजेस को इनमरेट किया गवर्नमेंट ने 1971 के सेंसस में। तो 1600 लैंग्वेजेस से घट के नंबर आ गया सिर्फ 108 का, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी कि 10,000 से ऊपर जो लोग लैंग्वेज को बोलते हैं सिर्फ उसे हम काउंट करेंगे, बाकियों को नहीं काउंट करेंगे। तो एक ही झटके में 1544 लैंग्वेजेस थी, उनको नहीं काउंट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 6000 लैंग्वेजेस को बोला जाता है और हमारे इंडिया में ही अकेले 500 लैंग्वेजेस को बोला जाता है। और पहले जितना बोला जाता था 1652, अगर मोटे तौर पे माने तो 1100, उसके बाद में 200-300 लैंग्वेज जो हैं आज लुप्त हो गई हैं, जिन्हें आज नहीं बोला जाता। तो 2001 में जब लैंग्वेज डेटा आया तो लैंग्वेजेस को काफ़ी ज़्यादा मिक्स करके इनमरेट किया गया। काइंड ऑफ 4-5 लैंग्वेजेस को, 8-10 लैंग्वेजेस को एक लैंग्वेज का नाम दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि जो भीली है ये काफ़ी तरह से बोली जाती है। गवर्नमेंट ने इन सबको जब 2001 का सेंसस हुआ सब काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को मर्ज करके एक नाम दे दिया, सिर्फ भीली, जबकि अलग अलग प्रारूप हैं इस लैंग्वेज के और वो आगे जाके लुप्त हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं देगी तो। और 1991 और 2001 में कुछ डेटा तो रिलीज किया गया था, लेकिन 11 में तो अभी तक रिलीज भी नहीं किया गया। मतलब या तो आधा अधूरा रिलीज किया जाता है, लेकिन 2011 में तो उसे रिलीज किया ही नहीं गया अभी तक, और 2021 आने को हुआ है। तो गवर्नमेंट कितना डिले करेगी? क्या गवर्नमेंट को अभी इस डेटा को रिलीज नहीं करना चाहिए? क्या जनता के पास में, कम्युनिटीज के पास में हक नहीं है कि वो अपना लैंग्वेज को सहेज सकें, बचा के रख सकें आने वाली जनरेशंस के लिए? तो अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार आवश्यकता है ही क्यों ऑर्डिनरी सिटीजन को? तो अब वही सेम पॉइंट ये आता है
कि देखिए लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी को तो यूँ लगता होगा कि कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी अगर मान लीजिए किसी लैंग्वेज को 5,000 लोग बोलते हैं तो उन्हें तो बेशक लगता होगा कि ये हमारे ट्रेडिशंस रूप से, कस्टमरी रूप से काफ़ी ज़्यादा जनरेशन से, काफ़ी ज़्यादा सालों से हम ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है कि हमारे आने वाली जनरेशन्स को हम ये लैंग्वेज दें। तो उनको तो लगता है कि डेफिनेटली कि हमारी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद में आता है कि हमें काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऑलरेडी जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी कुछ नुकसान उसको पहुंच चुका है, लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो ये 800 ओड लैंग्वेजेस हैं वो डिसअपियर अगर हो जाएं तो अच्छा ही है, वो बर्डन है देश पे, तो उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आगे जाके देखिए आज क्या होता है, जिस प्रकार से माइग्रेशन होता है, मान लीजिए एक कम्युनिटी है वो दूसरी जगह पे जाती है, तो लैंग्वेज भी उसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि जिस प्रकार से जो लैंग्वेज है वो डिसअपियर हो रही हैं, तो कम्युनिटी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी डिसअपियर हो रही है। तो पहले जिस प्रकार से जो कम्युनिटी थी एक साथ मिलजुल के रहना चाहती थी, आज वो बॉन्डिंग समाप्त हो रही है, तो इससे तो और भी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन का एंगल भी दिया जा रहा है यहाँ पे इस आर्टिकल में। और उसके बाद में आता है कि लिंग्विस्टिक सिटीजनशिप को डिनाई करना जैसा है कि लैंग्वेज को सहेज के ना रखना। पूरा हक है खासकर कोस्टल कम्युनिटीज़ को, नोमैडिक कम्युनिटीज़ को, हिल कम्युनिटीज़ को, आदिवासीज़ को और माइनॉरिटीज़ को कि वो अपनी अपनी लैंग्वेज को बचा के रख सकें, और गवर्नमेंट को इसमें पूरा साथ निभाना चाहिए और इन यूनेस्को का जो चार्टर है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम पोस्ट 2002 जनरेशन है वो काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस की जो उनकी ट्रेडिशंस थे और जो ज़्यादा उनके कल्चरल थे उनसे वो वंचित रह जाएंगे, और ये इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा खोखला बना देगा। आगे जाके वे फॉरवर्ड में क्या आता है, काफ़ी अच्छा इनका वे फॉरवर्ड है। इस तरह का वे फॉरवर्ड हम अपने ऐसे में लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड लिया गया है मोहम्मद इकबाल के उस स्टैंजा से। मोहम्मद इकबाल बोलते हैं कि गुलस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। तो ये कहते हैं कि देखिए गुलस्ता का मतलब होता है पवित्र बाग, पवित्र गार्डन, सेक्रेड गार्डन। तो इसमें क्या है, और बुलबुले का मतलब होता है पंछी, बर्ड्स। तो ये कहते हैं कि देखिए हमारा देश में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो बुलबुले यानी बर्ड्स जो हैं अगर वो साइलेंट हो जाएंगे, अगर उनको उनकी लैंग्वेज से वंचित रखा जाएगा, वो किसी दूसरे की लैंग्वेज अपनाएंगे, तो इससे हमारा देश आगे नहीं जाएगा, पीछे ही जाएगा। तो काइंड ऑफ ये चीज़ जो हम हैं काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इनकी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नुकसान पहुंचेगा तो जो पंछी हैं जो मोहम्मद इकबाल के स्टेंजा में है वो चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो सेक्रेड जो गार्डन है वो गार्डन नहीं रहेगा, उसमें पंछियों की जो चैंचा है वो नहीं सुनाई देगी, मतलब जो स्वीट सॉन्ग्स हैं वो नहीं सुनाई देंगे। तो आगे तो यही है कि जैसे फिर ये कहते हैं कि अलग अलग से अगर किसी ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर कल्चरल वायलेशन किसी कम्युनिटी का होगा तो वो आइसोलेट महसूस करते हैं, तो अलग अलग तरह की डिमांड्स सामने आने लगेंगी, जैसे गोरखालैंड की डिमांड सामने आ रही है आज पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था। अगला आर्टिकल है अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन के बीच में कैसे एक बैलेंस स्थापित किया जाए। पहले लेफ्टिस्ट व्यू पेश करेंगी सिरेन मौसवी, फिर राइटिस्ट व्यू पेश करेंगे राजीव सेठी, और सेंट्रिस्ट व्यू पेश करेंगे जवाहर सरकार। सबसे पहले लेफ्ट व्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन जो इसका कंटेक्स्ट है वो यही है, गवर्नमेंट के द्वारा हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एक अमेंडमेंट पास की जा रही है एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर में। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्या हमने डिस्कस किया था। जो हमारे एंशिएंट हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ऐसा रूल आया था 2010 में, समझ गए। 2010 में उस समय की जो गवर्नमेंट थी, यूपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस एक्ट में फेरबदल किया था 1958 के कि 100 मीटर के दायरे में हेरिटेज साइट्स से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, मोनूमेंट्स हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और उससे भी बढ़ के 100 मीटर से आगे जाके अगले 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, प्रॉपर रेगुलेशन होगा उस कंस्ट्रक्शन का, समझ गए। 100 मीटर के अंदर में नो डेवलपमेंट जोन, और उससे आगे जाके 100 मीटर में रेगुलेशन जोन यानी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पेश किया, वो एक अमेंडमेंट लाने वाले हैं जिसमें से ये 2010 में नया रूल आया था इसको हटाने वाले हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे रीजंस दिए जा रहे हैं, जैसे 2-3 रीजन ये हैं कि अकबर का जो मकबरा है आगरा के अंदर में, उनके सामने से एक इंपॉर्टेंट हाईवे जाएगा और इसीलिए इस एक्ट में फेरबदल की आवश्यकता है। टीपू सुल्तान के लिए भी यही आवश्यकता है कि वहाँ से हाईवे होकर गुजरेगा, या फिर रानी की वाव के लिए भी इसी तरह के आर्गूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। कल्चरल मिनिस्ट्री किसके साइड है, ये भी हमने डिस्कस किया था, सेम आर्गूमेंट इनके द्वारा दिया जा रहा है। कल्चरल मिनिस्ट्री का काम ये है कि जो मोनूमेंट्स की सुरक्षा करना, लेकिन वो तो कैबिनेट के उस डिसीजन के जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्रपोजल रखेंगे, एक्ट में चेंज करेंगे, वो तो गवर्नमेंट का साथ दे रही है। हालांकि देखिए कल्चरल मिनिस्ट्री खुद ही गवर्नमेंट है, लेकिन फिर
ये कह रहे हैं कि कल्चरल मिनिस्ट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपनी मिनिस्ट्री का इंटरेस्ट को देखना चाहिए। और गवर्नमेंट के द्वारा दूसरा आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि जो मॉन्यूमेंट्स के आसपास काफ़ी लैंड अवेलेबल है और दूसरी जगह लैंड अवेलेबल नहीं हो पाता, तो इस आर्गुमेंट्स की काट करते हैं जिन्होंने आर्टिकल में लेफ्टिस्ट व्यू पेश किया। ये कहते हैं कि देखिए ये तो गवर्नमेंट का जो आर्गुमेंट है बिल्कुल बेतुका है। कैसे? गवर्नमेंट के पास में लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में ला सकती है और कंपलसरी सिटीजन को वो लैंड छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट का कोई आर्गुमेंट हुआ नहीं कि अल्टरनेटिव जगह पे कोई लैंड अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास में लैंड एक्विजिशन एक्ट है, आप किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकते हो डेवलपमेंट के पर्पज से। उसके बाद में अब ये कहते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर ट्रैफिक उन मोनूमेंट्स के आसपास से गुजरेगा, तो उन मोनूमेंट्स के स्ट्रक्चर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक मौका है कि सभी जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो बचाना चाहते हैं हमारे एंशिएंट मोनूमेंट्स को, वो एक साथ जुटें और गवर्नमेंट के इस डिसीजन का विरोध करें। आगे राइट व्यू है। राइट व्यू में ये कहते हैं कि देखिए सिटी स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। सिटी की जो कंजर्वेशन है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे हमें नहीं छोड़नी चाहिए और पॉलिटिकल ग्रुप्स में नहीं छोड़नी चाहिए। एक अर्बन आर्ट्स कमीशन बनाए जाने की आवश्यकता है हर एक सिटी के अंदर में, जहां पे इंपावर्ड अथॉरिटी हो जो कि एप्रोप्रिएट मैपिंग कर सके हर एक सिटी में कि वहां पे कौन सी ऐसी टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं जिनको सहेज के रखना है आगे। और इसके लिए एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। रूल्स हर समय अब्यूसिव नहीं हो सकते। आपको हर एक साइट पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है उसे ध्यान से देखना होगा, फिर जाके आप उसका विरोध कर सकते हैं। और नी जर्क जो रिएक्शन है डेवलपमेंट के प्रति, उसको हर तरफ से नेगेटिव स्केप्टिज्म से या संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। कई बार मेरिट से भी देखा जाना चाहिए कि क्या इसका फायदा होगा। हर समय आप किसी चीज़ का विरोध के लिए विरोध नहीं कर सकते। फिर ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारा देश जो है वो फेडरल पॉलिटी है, लेकिन एक सिटी दूसरे सिटी से सीखती नहीं है। काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, एक सिटी दूसरी सिटी से काफ़ी कुछ सीख सकती है। तो एग्जाम्पल भी देते हैं कि देयर इज नो रीजन वाई मेरठ और जयपुर कांट एक्सचेंज द आइडियाज विद दिल्ली। यानी दिल्ली भी काफ़ी कुछ सीख सकता है मेरठ और जयपुर से। आगे कहते हैं कि एक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज वाज सपोज्ड टू बी द सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। ये एक सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव होना था जिसका नाम था नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, और जिसको आंसर्स देने थे कि कितना एप्रोप्रिएट मटेरियल इस्तेमाल करना है प्रिजर्वेशन में, कौन सी लोकल स्किल्स यूज होंगी, क्या कंटेक्स्ट होगा, ताकि कंजर्वेशन और अर्बनाइजेशन के बीच में एक ब्रिज इस्टाब्लिश किया जा सके। लेकिन इसके पास में तिथ नहीं थे चैलेंज करने का कि जिस प्रकार से जो इनिशिएटिव लेते हैं रिसर्च के लिए या फिर दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जिसमें हमारी हेरिटेज को सुरक्षित रखा जाता है, सहेज के रखा जाता है, वो तिथ नहीं थे वो चैलेंज दे सकें उस डिसीजंस को, उन इनिशिएटिव्स को। तो ये कहते हैं इस अपने व्यू में, इनका व्यू जो है वो राइटिस्ट व्यू है। सेंट्रिस्ट व्यू में क्या कहते हैं जवाहर सरकार? ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? काफ़ी ज़्यादा लीगल जार्गन्स यूज होते हैं। जब तक जनता को वो एक्ट समझ में आता है तब तक वो एक्ट पास हो गया होता है और काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मौका है कि जनता सरकार के इस एक्ट का विरोध करे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसा कहते हैं ये जवाहर सरकार। और फिर ये कहते हैं कि देखिए 7 साल हो गए, उसके बाद में जब 2010 में गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था कि जो एंशिएंट मोनूमेंट्स हैं, जो साइट्स हैं, उनके आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। 7 साल हो गए उस बात को, और अब बल्कि जो अर्बनाइजेशन है वो तो और ज़्यादा आ रही है, और ज़्यादा सहेज के रखने की जरूरत है हमारे एंशिएंट मोनूमेंट्स को, और गवर्नमेंट जबकि बिल्कुल उल्टा जा रही है, उसके ठीक विपरीत जा रही है। और जो क्या देखिए ये कहते हैं कि एडवांस कंट्रीज ने कैसे अपने एंशिएंट मोनूमेंट्स को संभाल के रखा है, उनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उनके जो कानून है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा हमें इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कलेक्टिव हेरिटेज है ये, इसके लिए काफ़ी जनरेशन्स ने इसे अभी तक बचा के रखा है, और फ्यूचर वाली जनरेशन्स को हमें ये गिफ्ट प्रेजेंट करना है। उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे जो किस प्रकार से जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो पुरानी थी, उसके लिए इन मोनूमेंट्स का अपनी जगह पे होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट उनके आसपास में गवर्नमेंट को डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं लानी चाहिए। और होगा क्या, ये कहते हैं कि देखिए इससे नुकसान ये होगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस एक्ट के पास होने के बाद में जो तहसीलदार या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, क्लर्क जो होते हैं, वो पैसा वसूलना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया कि हम देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ की जरूरत है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एक लेवल के बाद में नहीं देख सकती, लोकल तहसीलदार, क्लर्क, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो मोनूमेंट्स हैं, जो साइट्स हैं, वो लोकल जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके भरोसे में हो जाएंगी। आखिरी में क्या कहते हैं ये कहते हैं कि देखिए कुतुब मीनार में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। वहाँ पे भी एक स्टडी में सामने आया कि 93 एंक्रोचमेंट्स हो गई हैं। जब कुतुब मीनार जैसी इमारत पे इतनी ज़्यादा एंक्रोचमेंट्स हो सकती हैं, तो बाकी जो
हमारे एंशिएंट मोनूमेंट्स हैं वो कैसे सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, गवर्नमेंट को ये जवाब देना होगा। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि बात आती है अकबर की। अकबर के मकबरे के सामने से गवर्नमेंट हाईवे गुजारना चाहती है। ये कहते हैं कि अकबर जो थे वो पूरे एक प्रकार से सेकुलरिज्म के फादर थे हमारे देश के अंदर में, और गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए कि उनके मकबरे को जो उनका मकबरा है उसको बचा के रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, रिलीजियस एंगल भी दे रहे हैं इस चीज़ को। यानी मतलब ये चीज़ लिखने की नहीं है, वैसे जो इन्होंने लिखा है पहले लेफ्टिस्ट व्यू भी में भी ये पॉइंट था और इसमें भी ये पॉइंट है कि जो बीजेपी है वो जानबूझ के जो मुस्लिम शासक है उनके जो मोनूमेंट्स हैं उनके मोनूमेंट्स को टारगेट कर रही है। तो ये कहते हैं जवाहर सरकार कि क्या हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनको भी निशाना बनाएगी गवर्नमेंट, उनके आसपास से क्या कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। तो ये तो रिलीजियस एंगल है और मुझे लगता है कि ये तो हमें आंसर में नहीं लिखना चाहिए, इसलिए नहीं कि किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से कि काइंड ऑफ जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। पता नहीं है कि एग्जामिनर क्या है। आमतौर पे देखिए हम तो अच्छा ही मान के चलते हैं कि जो एग्जामिनर है वो अच्छे से पेपर चेक करते हैं, बहुत बिल्कुल उनका जो व्यू होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग फिर भी कहीं ना कहीं हमें संभल के चलना चाहिए। हमें इन सब चीज़ें जो होती हैं ये कास्ट की, रिलीजन की या पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए भी नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि या एक तो गवर्नमेंट को खुद न्यूट्रल होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आंसर्स के अंदर में गाए बगाए हमारे जो खुद के व्यू हैं वो ना रिफ्लेक्ट हो जाएं। दूसरा जो व्यू है वो ये है कि हमें ये भी संभल के चलना चाहिए जो एग्जामिनर हैं वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ों से। हालांकि देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, 99.99% जो एग्जामिनर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमें संभल के चलना चाहिए। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो है। इसीलिए मैं कभी डिस्कस भी नहीं करता जो ये आइडियोलॉजी है, रिलीजन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में होती हैं और ना ही यूपीएससी पेपर में पूछती इनसे रिलेटेड। कभी भी देख लेना जो काउ प्रोटेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि रिलीजियस कलर दे दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और अपना अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिसेंट प्रपोजल है अमेंडमेंट के लिए एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में जो अभी गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है, तो उसके कंटेक्स्ट में आपको ये बताना है कि कैसे इस्टेब्लिश किया जाए बैलेंस कंजर्वेशन और अर्बनाइजेशन के बीच में। पेपर 1 के अर्बनाइजेशन के टॉपिक में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो इशू है वो इंडियन एक्सप्रेस का ऐसे से रिलेटेड है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो अलग से अपना फ्लैग अपनाएंगे। पहले तो मैं आपको ये डिस्कस कर लेता हूं कि क्या नुकसान होंगे इसके। नुकसान ये होंगे कि देखिए मान लीजिए कर्नाटका के अंदर में बेंगलोर के अंदर, तो बेंगलोर तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, काफ़ी स्टेट से लोग जाते हैं वहाँ पे बेंगलोर में काम करते हैं। तो हो सकता है कि जो बाकी जो लोग जाएंगे वो सिर्फ इंडिया के झंडे को ज़्यादा तवज्जो दें और बेंगलोर के लोकल फ्लैग को तवज्जो ना दें। तो इससे क्या होगा, टेंशंस क्रिएट होंगी। तो इसलिए सिर्फ एक ही फ्लैग होना चाहिए पूरे देश का। आगे जो दूसरा रीजन है ये कि ये जो है चीज़ वो हमारी यूनिटी को डाइल्यूट करेगा, सिंगल आइडेंटिटी को डाइल्यूट करेगा। तीसरी चीज़ है कि आज अलग से फ्लैग मांगा जा रहा है, अलग से कल कुछ और मांगा जाएगा किसी स्टेट के द्वारा। पर्टिकुलरली आप किसी कर्नाटका पे इस चीज़ को मत लीजिए, इसे हम पूरे बड़े लेवल पे जनरलाइज करके डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के द्वारा कुछ कुछ मांगा जाएगा, तो इससे तो सिसेशनिस्ट की जो टेंडेंसी है और ज़्यादा चीज़ आगे बढ़ेगी। अलग से आगे जाके कुछ देश कहेंगे कि हमें तो अलग से स्टेट कहेंगे, हमें तो अलग से देश बनना है। तो इन चीज़ों को हमें कर्व करना पड़ेगा आज ही, ताकि आगे जाके ये चीज़ें विकराल रूप धारण ना करें। नेशनल फ्लैग को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अलग अलग स्टेट अपने अपने फ्लैग को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो जो रिस्पेक्ट आज नेशनल फ्लैग को मिलती है शायद उतनी रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग को नहीं मिल पाएगी। और क्यों ये डिसीजन गलत नहीं होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे संविधान में कहीं भी रोक इस तरह की नहीं लगाई गई है कि पूरे देश में एक ही झंडा होगा। तो यह कहना तो गलत होगा कि संविधान की मर्यादा के खिलाफ में होगा। हाँ सॉरी, संविधान की हालांकि मर्यादा के खिलाफ जरूर होगा, लेकिन रूल्स में यह ऐसा मेंशन नहीं है। स्टेट सिंबल, जब अलग से हर एक स्टेट का सिंबल है, अलग से कोई एनिमल है, बर्ड है, तो फिर इस चीज़ में क्या नुकसान है कि वो अलग से फ्लैग अपनाया जाए। और अलग अलग कंट्रीज में भी तो आज ऐसा है। इवन यूएस के 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी जो प्रोविंस हैं उनका अलग अलग फ्लैग हैं। तो हमारे इंडिया में क्या दिक्कत है? देखिए रीजनलिज्म एक तरह से गलत नहीं है। अगर रीजनलिज्म तब तक ठीक है अगर वो नेशनलिज्म का सेक्रीफाइस ना करके हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। अगर कोई भी, मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि मेरा कल्चर हरियाणवी है और मुझे इस पे गर्व है,
तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, गर्व होना चाहिए। हर एक स्टेट के लोगों को अपने अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि देश से भी पहले स्टेट आता है, कोई भी मान लीजिए अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को ऊपर रखता है देश से, तो वहां पे रीजनलिज्म गलत हो जाता है। रीजनलिज्म तब तक सही है जब तक वो देश से नीचे आता है, लेकिन जब वो देश से ऊपर चला जाता है तो वो रीजनलिज्म नहीं होता, वो सिसेशनिट यानी वो देश को तोड़ने की चीज़ होती है। तो ये हमारी डिस्कशन थी आज की। एथिक्स का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, और इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद द बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। यानी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना क्यों जरूरी है, आपको आंसर्स देने हैं। और आप आंसर्स जरूर दीजिएगा, बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं, और वैसे अभी वेबसाइट ठीक हो ही जाएगी। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।